नमस्कार, वंदे मातरम। आहूम्स पर इस श्रृंखला की 7वीं एपिसोड पे हम लोग चर्चा करेंगे रोल ऑफ वुमेन इन आहूम पॉलिटी। महिलाओं का क्या रोल रहा होगा आहूम पॉलिटी में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो एक आज के दिन में मतलब लास्ट 3-4 डेकेड्स में, ये एकेडमिक्स में हो या हमारे जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव्स हो और आज के जो डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म में ये एक फेक नैरेटिव चलाया गया कि जो महिलाएं प्राचीन जो काल में और मध्यकालीन समय में, एंशिएंट एंड मेडिवल टाइम्स, women were deprived of all the privileges और they did not enjoy equal privileges as men। इस तरह का कई सारे नैरेटिव्स बनाए गए और इसी नैरेटिव्स का काफ़ी जो हमारे महिलाएं, जो यूथ है, वो शिकार हो गए हैं। लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। हम अगर शास्त्रों की बात करते हैं, जैसे मनुस्मृति, आज के दिन में मनुस्मृति का नाम लेके भी ये एक गलत नैरेटिव मतलब फैला गया कि महिलाओं को बहुत उत्पीड़न, मतलब देवर बहुत कष्ट दिए जाते थे इन प्राचीन समय में। लेकिन मनुस्मृति में ही लिखा है कि जिस घर में महिलाओं को पूजते हैं उस घर में जब पूजा होती है भगवान भी उस पूजा को ग्रहण करते हैं। लेकिन जिस घर में महिलाओं का कोई इज्जत नहीं है, कोई ऑनर रेस्पेक्ट नहीं है, उस घर में अगर पूजा भी होती है तो उस पूजा को भगवान भी ग्रहण नहीं करते। तो ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो इसी तरह हम लोग महाभारत और कई सारे पुराणों की बात करते हैं तो सारे यही नरेशन है कि किस तरह उन लोगों को कितना ज़्यादा सशक्त थे, दे वर एम्पावर्ड, हर क्षेत्र में वो लोग सशक्त थे। और जब हम वेदों की बात करते हैं, ऋग्वेद में ही 22 ऋषिकाओं ने, श्लोका है उनका, कंट्रीब्यूशन किया था। 22 ऋषिकास कंट्रीब्यूटेड वर्सेस इन द वेदास। उसके बाद बाकी जो वेद है इसमें भी ऋषिकाओं का कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद संहिता, सुलभा जैसे कि है, उन्होंने ऋग्वेद संहिता में उनका वर्सेस उन्होंने दिया था। इसके अलावा वीमेन लोग रूलर्स भी थे, ये लोग शासक थे, ये लोग सोल्जर्स थे, ये लोग पूरा युद्ध भूमि में बैटल्स लीड किया करते थे और ये लोग बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स थे। ये शास्त्रार्थ भी किया करते थे उस समय के। जैसे आदि शंकराचार्य की समय की बात करें तो वह मंदना मिश्र के विरुद्ध जो शास्त्रार्थ हुआ था उसका जज बने थे। भारती नाम का, जो मंदना मिश्र की पत्नी, वो खुद ही पूरा वेदों और सारे शास्त्रों में वो पारंगती थी। तो इस तरह के अगर हम वुमेन रूलर्स के बारे में बात करते हैं तो वैदिक काल से अब तक वो मतलब बहुत ही अहम भूमिका महिलाओं ने निभाया है। हम बिल्कुल वैदिक काल में विशफल नाम का एक वॉरियर थे जिन्होंने युद्ध भूमि में लगातार वो जीत हासिल करती थी। एक बार उनका पैर टूट गया था, जो आज प्रोस्थेसिस के नाम पे हम लोग जानते हैं। पहले सुश्रुत संहिता में पूरा सारा सर्जरीज के बारे में इन डिटेल दिया गया है। तो उस समय उनका एक आर्टिफिशियल लेग लगवा के शी कंटिन्यूड विथ हर बैटलफील्ड एक्सप्लॉइट्स। तो उसके बाद का भी बहुत सारे महिलाएं हैं, जैसे कि हम रामायण काल की बात करें तो राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी, उनका एक निगेटिव इम्प्रेशन के से हम लोग उनको जानते हैं, लेकिन वो एक वॉरियर थी, वो चैरियोटियर थी दशरथ का। दशरथ का युद्ध एक बार संबरासुरा के विरुद्ध युद्ध हुआ था, उस युद्ध में वो चैरियोटियर थी। उस युद्ध में दशरथ को एक तीर लग गई थी चेस्ट में, जिससे वहाँ अगर उस समय कई अगर युद्ध भूमि से वो चैरियट वहाँ से बाहर ना निकाल के अगर दशरथ की देखभाल ना करती तो दशरथ का शायद मृत्यु हो जाती। तो ऐसे जो प्रेजेंस ऑफ माइंड और जिस तरह से उन्होंने वो काम किया था, अगर दशरथ की वहाँ मृत्यु हो जाती तो बाद में वो रामायण ही ना होती। तो इस तरह का महिलाओं की बात करते हैं। उसके बाद भी कितने सारे महिलाएं रूलर्स थे। हम लोग जब पिछले 1300-1400 साल की बात करते हैं, जो इस्लामी आक्रांताकारी और ब्रिटिश के विरुद्ध बहुत सारे अनगिनत महिलाओं ने लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। और जब हम इसी तरह जब आहूम्स की बारे में बात करते हैं, आहूम्स लोग भी महिलाओं को एक बहुत बड़ी दर्जा, एक उच्च दर्जा दे रखे थे। आहूम जो वीमेन है, इन लोगों को कुंवरी नाम से जाने जाते थे इन आहूम सिस्टम। तो आहूम की जो रानियां हैं, इनको भी कुछ आहूम रानियों को अलग एस्टेट्स दिए जाते थे। जिस तरह से हमने पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा की, किस तरह
जो बोरगोहाई, बोरपात्र गोहाई, सदियाकुआ गोहाई, इन लोगों को अपना अपना एक टेरिटरी हुआ करता था जहाँ रूल करते थे। ठीक इस तरह ये जो कुछ कुछ अहोम राजा अपने रानियों को अलग अलग इंडिपेंडेंट एस्टेट्स दिए करते थे, वहाँ वो सॉवरेन रूलर्स हुआ करते थे। और इनके कैटेगराइजेशन होती थी, जैसे कि चीफ क्वीन जो है वो बोरकुंवरी कहा जाता है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा पोजीशन मिलता था। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी में आता है पार्वतिया कुंवरी, उसके बाद रायदंगिया कुंवरी, उसके बाद तामुली कुंवरी, उसके बाद चमुआ कुंवरी। तो ये कैटेगराइजेशन है। इनको हर किसी को एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ पोस्ट मिलता था। और हम लोगों ने पिछले एपिसोड चेतिया राजा के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए त्याऊ खमती राजा, अहोम राजा चले जाते थे, तो वो राज्यभार संभालने के लिए अपना पत्नी, बड़ी वाली पत्नी को दे देते थे। तो सारे मिनिस्टर्स भी ये बात मान लिया था। तो वो उनके जो पत्नी है वो उनके एब्सेंस में भी रूल किया, और बाद में जब त्याऊ खमती वापस भी आ गए तब भी वो एक डोमिनेंट रूलर थी वो अहोम साम्राज्य की। ठीक इसी तरह हम लोगों ने पिछले एक एपिसोड में हम लोगों ने मुलागाबुरु के बारे में चर्चा की। मुलागाबुरु जो फ्रासिंगमंग बोरगोहाई, जो सेकंड इन रैंक होता है अहोम, जब हम पॉलिटिकल सिस्टम या मिलिट्री कमांडरशिप या जो भी कैटेगरी के हिसाब से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे, तो बोरगोहाई सेकंड इन रैंक आता है मिनिस्टर्स में से। तो वो फ्रासिंगमंग बोरगोहाई जब युद्ध भूमि में जाते हैं उसके पहले 8 कमांडर की वीरगति होती है युद्ध भूमि में। बंगाल सल्तनत के विरुद्ध युद्ध होती है, तो कई सारे बैटल्स होते थे, सीरीज ऑफ बैटल्स हुआ था। उसमें 8 कमांडर एक बैटल में वो वीरगति होती है। उसके बाद जो फ्रासिंगमंग बोरगोहाई जाता है तो मुलागाबुरु उसको बहुत मोटिवेट करता है युद्ध भूमि में लड़ाई लड़ने के लिए। वो कहते हैं देश से ऊपर कोई नहीं होता है। तो वो उस युद्ध में फ्रासिंगमंग बोरगोहाई का वीरगति प्राप्त होती है। उसके बाद जब उनका वीरगति होती है तो सारे असमीज जो भी सोल्जर्स है, सेना है, सेना जो है, हम पाइक सिस्टम के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की और उनका सुपरिंटेंडिंग ऑफिसर्स के बारे में चर्चा की। तो ये सारे युद्ध भूमि से भाग रहे थे। तो किस तरह जब मुलागाबुरु ने अपने और 5 महिला साथियों के साथ युद्ध भूमि में घोड़सवार होके तलवार लेके वो लोग युद्ध भूमि में कूद पड़े और बंगाल सल्तनत की जो सैनिक है उनको 2 लेफ्टिनेंट को भी मार गिराया, और इस तरह से। तो ये मुलागाबुरु के बारे में हम लोगों ने डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो इसके बाद कुछ कुछ जो महिलाएं थी, जो क्वींस थी, वो अपने जो राजा का मृत्यु होने के बाद भी वो लोग ऑफिस भार संभालती थी। जैसे कि एक रानी है कुरंगा नयिनी, वो राजेश्वर सिंहा की पत्नी थी। कुरंगा नयिनी एक मणिपुरी प्रिंसेस थी। उस समय, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बर्मीज अटैक्स के बारे में बात किया था, तो बर्मीज लोगों का काफ़ी सारे अटैक्स हुआ था मणिपुर में। कुछ अटैक्स में, कुछ युद्ध में मणिपुर का राजा जीत जाते थे। एक युद्ध में वो बुरी तरह हार गए थे, तो वहाँ से भागना पड़ा अपने फैमिली के साथ, और वहाँ से काफ़ी सारे लोग भी वहाँ से काफ़ी सारे मणिपुरियों का एक्सोडस हुआ। तो उस राजा जय सिंह, उसका बेटी था कुरंगा नयिनी, क्योंकि वो रिफ्यूज सिलचर में आके वो रुका था, तो वो रिफ्यूज लिया था वहाँ के एक लोकल जो नोबलमैन के घर में। तब कुरंगा नयिनी का मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट किया उस अहोम राजा राजेश्वर सिंहा, मैरिज प्रपोजल दिया। और जैसे हमने मैरिज अलायंसेस की भी बात करी थी, तो उस अहोम राजा से उन्होंने मिलिट्री एड मांगे थे कि बर्मीज के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए। तो वो अहोम राजा ने हाँ कह दिया था, उन्होंने मान ली बात मिलिट्री एड देने के लिए। तो वो मैरिज अलायंस उन्होंने स्थापित की। तो उनका बेटी जो है कुरंगा नयिनी की शादी होती है राजेश्वर सिंहा। तो राजेश्वर सिंहा की जब मृत्यु होती है, बीमारी से मृत्यु होती है, उसके बाद उसका भाई लक्ष्मी सिन्हा वो राजा बनता है। लेकिन जैसे कि राज्य के अंदर में हम लोग भारतवर्ष में देखते हैं काफ़ी सारे मिनिस्टर्स वो राज्य के विरुद्ध हो जाते थे। तो आसाम में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था, वो रिवोल्ट का नाम है मोआमारिया रिबेलियन। वो पाइक्स और रिलीजियस प्लस कुछ वो डिसकंटेंटमेंट था सोल्जर्स में, तो एक रिबेलियन होता थे। उस रिबेलियन में जो इन लोगों का जो लीडर था वो राघव बरबरुआ था। तो राघव बरबरुआ ने लक्ष्मी को, जो अहोम राजा है, उसको बंधक बनाया और कुरंगा नयिनी को जबरदस्ती उनसे शादी की। तो जबरदस्ती कुरंगा नयिनी से शादी करने के बाद कुरंगा नयिनी ने, अगर शादी ना करते तो उनको मरवा देते, कुछ वो बंधक बना लेते। उन्होंने शादी की, लेकिन उन्होंने भी एक स्ट्रैटेजी अपनाया। उस स्ट्रैटेजी के दौरान एक जगह में उनको ऑनर करने के लिए राघव बरबरुआ को बुलाया गया, और वहाँ कुरंगा नयिनी ने पहले ही सबको बोल रखे थे कि जैसे वे आए तो उनको असैसिनेट करना है।
तो जैसे ही राघव बरबरुआ वहाँ पहुँचता जाता है उनको मरवा दी जाते हैं। तो फिर लक्ष्मी जो राजा है वो वापस राजगद्दी में आता है, फिर कुरंगा नयिनी को फिर शादी करता है। तो इस तरह जो आहूम पॉलिटिकल सिस्टम में जो महिलाओं का क्या रोल है, मुला गाभरू उसके पहले त्याव खम्ती का पत्नी और इधर कुरंगा नयिनी से हमें देखने को मिलता है कि वो कितना सशक्त थे। एक राजा है शिवा सिंगा, आहूम राजा, वो 1714 से 1744 तक वो राजा बने थे। उनका पिता था रुद्र सिंहा, रुद्र सिंहा का पिता था गदाधर सिंहा। तो शिवा सिंहा की एपिसोड तक आने से पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड हिस्ट्री बताना पड़ेगा। जो कुछ आहूम राजा है, जैसे बहुत काउंटेड वेरी फ्यू, जैसे कि गदाधर सिंहा, गदाधर सिंहा को अपना जो भी सनातन पैगन रिचुअल जो है वो पसंद था। उस समय ऑलरेडी जो वैष्णवाइट कल्चर बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। श्रीमंत शंकरदेव का जो भी वैष्णवाइट सत्रस, काफ़ी सारे सत्रस का एस्टेब्लिशमेंट हो गए थे और वैष्णवाइट लोगों का काफ़ी चलता था। बहुत सारे असमीज, आहूम ये लोग वैष्णवाइट बन गए थे। तो गदाधर सिंहा को ये पसंद नहीं था, तो वो कुछ कुछ वैष्णविक सत्र का वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। कुछ कुछ वैष्णवाइट्स को इन्होंने मरवा भी दिए। तो गदाधर सिंहा की मृत्यु के बाद उसका बेटा रुद्र सिंहा जब राजा होता है, तो वो अपने पिता का जो भी ये कर्म उसको पसंद नहीं था। जैसे वो राजा बना तो वापस जो भी ये सत्र था, वैष्णवाइट सत्र था, वो वापस वो पुनरुत्थान करवा दिया, रिस्टोर कर दिया और इन लोगों को और बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए, कल्चरल बेनिफिट्स, कुछ कुछ इस तरह बेनिफिट्स दिए गए और वो खुद एक वैष्णवाइट बन गया। वो जो असम में जहाँ हम सत्र की बात करते हैं, माजुली द्वीप है, उसमें सबसे बड़ा और वन ऑफ द ओल्डेस्ट सत्रस और बिगेस्ट सत्रस माजुली में है। वो एक सत्र में क्या होता है, गुरुकुल जैसा होता है, वहाँ परंपराएं सिखाया जाता है। वैष्णवाइट ट्रेडिशन का एक शरण धर्म जो श्रीमंत शंकरदेव ने शुरू किया है वो सिखाया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन होता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं शास्त्रों का, तो वो ट्रांसलेशंस वगैरह भी होते हैं, संस्कृत टू एसएमएस, एसएमएस टू संस्कृत। फिर उनका मिलिट्री शिक्षा भी दिए जाते हैं। इस तरह काफ़ी सारे कुछ एक्टिविटीज होता है। जैसे हमारे पुराने गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, वो सिस्टम अभी भी चलता है असम में, ये सत्र में होता है। तो माजुली के एक सत्र में उन्होंने दीक्षा ले ली, इनिशिएशन ले ली वैष्णवाइट, लेकिन बाद में वो शाक्त बन जाता है। शाक्त मतलब वो देवी का भक्त बन जाता है। एक है कृष्णाराम भट्टाचार्य, एक ब्राह्मण है, उनको नवद्वीप के पास एक गांव है, वहां से कृष्णदेव भट्टाचार्य को आहूम कोर्ट में ले आते हैं। तो उस कृष्णदेव भट्टाचार्य को एक नया नाम मिलता है असम में जाके, उनका नाम है पर्वतीय गुहाएं, एक असमीज नाम दिए जाते हैं उसको, पर्वतीय गुहाएं। तो पर्वतीय गुहाएं से वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। और रुद्र सिंहा एक ऐसा आहूम राजा है, उन्होंने डिसाइड किया कि ईस्टर्न जो भी इलाके का जितना भी हिंदू राजा है उन सब के साथ मिलकर जो भी ये मुगल से, बंगाल इलाके का जो भी मुगल सल्तनत है, वहाँ बंगाल सुल्तानत है, वहाँ उन लोगों को अटैक करे और उनको हराए, मुगल लोगों को यहाँ से भगाए। इन सब का प्लानिंग था, लेकिन ये प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते समय उनका मृत्यु हो जाता है। तो अपने मृत्यु के समय डेथ बेड पे वो उनका बेटों को बुलाता है, अपने बेटों को बुलाता है और उनको बोलता है कि तुम सब पर्वतीय गोसाई से दीक्षा जरूर लेना है। तो ये कह के उनका मृत्यु हो जाती है। तो क्योंकि लास्ट वर्ड्स था, तो उनका जो बड़ा बेटा, क्योंकि हम जो आहूम सिस्टम ऑफ जो भी पॉलिटी था, जो बड़ा वाला बेटा राजा बनता है, वो राजा मृत्यु के बाद बड़े वाला राजा बनता है। तो उसका बड़ा वाला बेटा है शिवा सिंहा। शिवा सिंहा जैसे अपने पिताजी का बात मानते हुए पहले उन्होंने पर्वतीय गोसाई से दीक्षा ग्रहण की और फिर वो राजा बने। और जो उनका पिताजी का ये ख्वाहिश थी कि किस तरह से वो ईस्टर्न जितने भी हिंदू रूलर से एक कन्फेडरेशन बनाकर मुगलों को वहाँ से बंगाल से भी भगाए, फिर आगे और मुगलों को मैंने भारत से ही भगाए। तो ये जो प्लान था, वो प्लान को इन्होंने शिवा सिंहा ने वो आगे नहीं रखा। और उन्होंने क्या किया, अपने जो कोर्ट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और जो अपना रिचुअलिस्टिक जितना भी रिचुअल्स है वो सारे जो पर्वतीय गुहाएं जो कहते थे उनको रॉयल प्रिस्ट बना दिए गए। और उनका जो घर है नीलाचल पर्वत की एकदम बिल्कुल ऊंचाई पे उनका घर बना दिए गए, क्योंकि वो पर्वत में रहते हैं इसीलिए उनका नाम पर्वतीय गुहाएं है। गुहाएं मतलब प्रिस्ट, असमीज में हम लोग जब आहूम में गुहाई का मतलब वो
एक बड़ा सा उपाधि है और उनको प्रीस्ट भी मानते हैं। और पर्वतीय गुहाएं, और उनको कामाख्या मंदिर का हेड अर्चका का भी भार सौंप देते थे। रॉयल प्रीस्ट प्लस द चीफ प्रीस्ट ऑफ, चीफ पुजारी अर्चका ऑफ कामाख्या टेम्पल। और ये एस्ट्रोलॉजर्स और बहुत सारे रिचुअल्स, वो ज़्यादा जो कल्चरली वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थे शिवा सिन्हा को। वो युद्ध और इन सब में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और वो खुद संस्कृत सीखे और संस्कृत में कविताएं उन्होंने कंपोज किया। उस कविताओं को उन्होंने खुद कंपोज किया एज सॉन्ग्स, वो खुद गाते भी थे, गाना भी उन्होंने सीखा। और प्लस उन्होंने जब अपना कुंडली एस्ट्रोलॉजर को दिखाया तो एस्ट्रोलॉजर ने उनको छत्रभंग योग उनके कुंडली में देखा। छत्रभंग योग मतलब छाता जो है टूट जाना, मतलब ये अगर किसी राजा की कुंडली में छाता टूट जाने की बात होती है, इसका मतलब है उसका जो राज्य है वो उसके हाथ से चला जाएगा, राज्य चले जाने की वो संकेत देता है। और इसके अलावा जो भी अगर रानी अगर राज्य चलाता है तो उनका पति का मृत्यु का संकेत देता है, अगर राजा चलाता है तो पत्नी का मृत्यु का संकेत देता है। तो ये छत्रभंग योग, तो जैसे ही वो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इन सब एस्ट्रोलॉजी और इन सब पर बिलीव करता था, तो उन्होंने अपना पत्नी फुलेश्वरी को राजा बना दिया और उनका टाइटल दे दिया बर राजा। तो फुलेश्वरी राजगद्दी संभालती थी। वो उनको जो आहूम लोगों का एक रॉयल फ्लैग होता है, जैसा हमारा भारतीय फ्लैग है ट्राई कलर, इन लोगों का जो फ्लैग है मिथिकल विंग्ड लायन सिंबल है उनका फ्लैग में। तो ये लायन और जो छाता है, जो रॉयल पैरासोल, राजा के साथ ये दोनों चीज परमानेंटली होना ही पड़ता है, तब वो राजा होता है। तो ये दोनों चीज वो अपनी रानी फुलेश्वरी को दे दिया, सौंप दिया कि आज से तुम ही आहूम डायनेस्टी का राजा हो। तो लेडी है लेकिन उनका नाम ही बौर राजा, मीन्स द ग्रेटर किंग, ये उनको उपाधि दिया। तो फुलेश्वरी राज्यभार चलाने लग गए। तो कुछ साल बाद फुलेश्वरी एक बच्चे को जन्म देता है और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ फुलेश्वरी का मृत्यु हो जाती है। तो अभी राजा किसको बनाए, क्योंकि वो खुद राजा नहीं बनना चाहते थे, तो दोबारा शादी करता है। इस बार शादी करता है द्रौपदी से, द्रौपदी जो फुलेश्वरी का छोटी बहन। तो द्रौपदी को शादी करता है, वो नया नाम दे देते हैं उनको, वो नाम है अंबिका। तो अंबिका उनको रॉयल इंसिग्निया जो है रॉयल फ्लैग और जो रॉयल अम्ब्रेला जो है छाता जो उनको सौंप दिया जाता है, और उनको फिर वो बौर राजा को उपाधि उनको मिलती है अंबिका। और अंबिका बहुत अच्छी तरह शासन करती है। अंबिका थोड़ा सा, वो खुद भी बहुत राजा से भी ज्यादा वो आर्डेंट डिवोटी ऑफ देवी। तो उन्होंने जो शिव सागर में 3 जो बहुत बड़ा मंदिर और कुंड जो है उसका श्रेय भी अंबिका को ही जाता है। अंडर हर पैट्रोनेज दिस टेम्पल्स वर बिल्ड। हमने पिछले कुछ एपिसोड में हमने जिक्र किया शिवदोल, विष्णुदोल और देवीदोल, तो ये रानी अंबिका ने वो बनवाए थे। और रानी अंबिका ने भी एक इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, वन ऑफ इट्स काइंड, ये बहुत ही यूनिक है, एक इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट जो सुकुमार बारकेट ने वो लिखा है, लेकिन दैट वाज रिटन अंडर हर पैट्रोनेज। उसका हस्ती विद्यार्वना मैन्युस्क्रिप्ट का नाम है। तो ये करवाया। और भी इस तरह कल्चरल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, इन सब में वो बहुत माहिर थी। लेकिन कुछ साल बाद रानी अंबिका का भी मृत्यु हो जाती है। फिर वो राजा शिवा सिन्हा फिर तीसरी बार शादी करता है और उनका नाम था सर्वेश्वरी। तो शिवा सिन्हा के बारे में जब हम बात करते हैं, जिन्होंने, क्योंकि ये शिवा सिन्हा अगर खुद नहीं चाहते कि उनकी रानी आहूम राज्य भार संभाले, बौर राजा को उपाधि दिए और उनका पूरा फुल लिबर्टी दिए थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उनकी रानियां ने भी बहुत अच्छी तरह से राज्यभार संभाले थे। और शिवा सिन्हा, जैसे हमने चर्चा की कि उन्होंने संस्कृत सीखे, फिर संस्कृत में पोइट्री लिखे, कंपोजिशंस किए और फिर गाना खुद गाए। और अपने कोर्ट में भी इस तरह से जो भी संस्कृत पे लिखने वाले जो भी स्कॉलर्स हैं उनके कोर्ट में वो स्कॉलर्स भी नियुक्त किए थे। और हम जब पूरी भारतवर्ष में हम बहुत सारे शिलालेख ऐसे मिलती है, अभी भी मिलते जाते हैं। कहीं हमने न्यूज़पेपर में मिलता है कि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश कहाँ शिलालेख मिलती है खुदाई में। उस शिलालेख में जिक्र होता है कि इस राजा ने इस गांव के लिए या इस गांव के इस मंदिर के लिए उन्होंने लैंड ग्रांट किया है, मतलब जमीन दान किया है। तो जमीन दान इसीलिए करते हैं कि उस जमीन से जो भी रेवेन्यू
मिलता है, उसी से वो मंदिर की मेंटेनेंस और मेंटेनेंस होती है। जैसे हम लोग पहले जो गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ज़्यादातर वो मंदिर प्रेमिस में ही होती है, और ये जो मंदिर और ये जो गुरुकुल्स है, ये स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए आते हैं वो पूरा फ्री पढ़ते थे, वो कुछ फीस देने की ज़रूरत नहीं होते है। और ये गुरुकुल्स, चाहे वो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो प्राइमरी लेवल का ये जो गुरुकुल्स हो, जो मीडियम लेवल का एजुकेशन का ये जो गुरुकुल्स हो, टेम्पल्स हो, ये सब हर क्षेत्र की राजा और जो रिच ट्रेडर्स है, ये लोग डोनेट करते थे। जैसे कि हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो शिलालेख में लेखन है कि कम से कम 200 से भी ज़्यादा गांव, विलेजेस दान दिए गए, लैंड ग्रांट्स किए गए। तो अनेकों राजा ने ये दान दिए थे, तो उस जमीन से जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ करता था, उसी से वो यूनिवर्सिटी चलती थी। तो इसी तरह और भी हमें पूरी भारतवर्ष में ऐसा हजारों ऐसा शिलालेख मिलती है। ठीक इस तरह आहूम जो भी किंग्स थे, 1228 से लेकर लास्ट जो आहूम किंग थे, तो जो भी शिलालेख पाए गए, अभी खुदाई होगा तो, क्योंकि असम में बहुत कम खुदाई हुई है, जो भी थोड़ा बहुत शिलालेख मिला है और जो भी थोड़ा बहुत खुदाई हुई है, उसमें से हम लोगों को 40 शिलालेख मिली है। इन 40 में से 19 शिलालेख तो एट्रीब्यूटेड टू राजा शिवा सिंहा, और शिलालेख में क्या है, लैंड ग्रांट्स, जो मंदिर है, गुरुकुल से उसका चलाने के लिए भूमि दान किया था। तो 40 में से 19 भूमि दान का जो शिलालेख है वो शिवा सिंहा ने किया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा वो मंदिर बनाने के, उसका मेंटेनेंस के लिए, गुरुकुल्स के लिए वो कितना ज्यादा वो समर्पित थे। तो कल्चरली इंक्लाइंड, वन ऑफ द मोस्ट कल्चरली इंक्लाइंड जो धर्म के लिए किसी आहूम राजा ने अगर कुछ किया हो तो वो शिवा सिंहा ने किया है। बल्कि ऐसा है कि वो खुद राजा ना बना हो, वो पत्नियों को राज्यभार संभालने के लिए दे दिया, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किया जो इतिहास में सुनहरी अक्षर में लिखा गया है, लिखा जाएगा आगे भी। तो अगले एपिसोड में हम लोग जो आहूम और मुगल्स के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम मुगल और आहूम के बीच में बहुत सारे युद्ध हुए थे, अनगिनत। उसमें से 19 बैटल्स या हम लोग 25-26 बैटल्स भी ऐसा कहेंगे जो आहूम लोग जीत गए थे। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो मेजर बैटल्स है वो बैटल ऑफ सरायघाट और बैटल ऑफ इटारखुली। तो ये जो कन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।